हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, 2213 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2021 के लिए जो हम लोगों ने न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज को स्टार्ट किया था, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए सेट नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 14 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक क्या है। आपको प्रयास करना है केवल 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान जो है यह त्रिपिटक से ही प्राप्त होता है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो सूत्र पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। तीनों पिटकों की भाषा जो है यह क्या है? पाली भाषा है, ध्यान रखेंगे। त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है यह कहाँ है फ्रेंड्स? यह मदुरई में है, तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, पांड्य राजवंश जो था इसकी राजधानी कहाँ थी? मदुरई में ही थी, ध्यान रखेंगे। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो देखिए फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। अरबों ने 712 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, 712 ईस्वी में जो है सिंध पर विजय प्राप्त किया था। क्लियर है? और उस समय सिंध पर शासक किसका था? तो उस समय सिंध पर जो शासन था वो दाहिर का था। किसका शासन था? दाहिर का था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, सिर-ए-अकबर के लेखक थे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लेखक दारा सिकोह था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल, शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यह शाहजहां का सबसे योग्य जो है पुत्र था, जो वारिस का असली हकदार था। औरंगजेब ने छल से जो है राजगद्दी प्राप्त की थी, लेकिन असली वारिस जो था, सबसे योग्य जो था, वो दारा सिकोह ही था। दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों को, कितने? 52 उपनिषदों की फारसी में अनुवाद किया और उसी को सिर-ए-अकबर नाम दिया। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि उपनिषदों की कुल उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। तो 108 है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दर्शन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से, देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम लोग सेट कवर कर रहे थे इसमें टोटल 15 सेट है। आज हमारा यहाँ आखिरी सेट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रैक्टिस सेट था। जिन लोगों ने भी लगाया होगा उनको पता चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट यह सेट था। अगर आपने नहीं लगाया है तो 14 सेट का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। ठीक है, चलिए। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। देखिए, अगर स्वदेशी आंदोलन की बात करें फ्रेंड्स, तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, तो राइट आंसर इसका स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बंगाल का विभाजन जो है ये 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। और इसका जो मुख्यतः जो किया गया था, इसका कारण यही था कि हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से। देखिए फ्रेंड्स, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर जो हुआ था ये मार्च 1931 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, गांधी इरविन समझौते के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। ध्यान रखेंगे, 1930 में पहला जो गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ था, उसकी असफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि बिना कांग्रेस के शामिल किए कोई भी कार्यवाही बेकार है। तो मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए जो है ये समझौता हुआ था। और महात्मा गांधी ने जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस का नेतृत्व भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। उसके बाद कौन आए थे?
पुर्तगाली के बाद, अच्छा पुर्तगाली कब आए थे, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ये 1498 में हुई थी, ठीक है। वास्को डी गामा जो है पुर्तगाली यात्री था जो कालीकट के तट पर आया था। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। उसके बाद अगर बात करें तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में। उसके बाद बात करें तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सबको। तो राइट आंसर इसका पुर्तगाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा कि बारदोली सत्याग्रह 1928 के नेता थे। बारदोली सत्याग्रह ध्यान रखेंगे 1928 में हुआ था, और इसके जो नेता थे किसके नेतृत्व में हुआ था, तो यह हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, और इसी सत्याग्रह में उन्हें सरदार की उपाधि भी दी गई थी। तो राइट आंसर सरदार पटेल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो दयानंद सरस्वती की जो पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, उसी में इन्होंने लिखा है कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सन 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। तो पहला विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो रास बिहारी बोस ने किया था। ध्यान रखेंगे राइट आंसर 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सबसे प्राचीनतम और अंतिम वेद कौन है। सबसे प्राचीनतम और बना लीजिएगा, और अंतिम वेद, सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद है, और सबसे आखिरी वेद कौन सा है, तो सबसे आखिरी वेद जो है ये अथर्ववेद है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक जो हैं पतंजलि हैं। गौतम जो है ये न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं। जामिनी जो हैं ये पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। उसके बाद अगर बात करें हम तो चार्वाक जो हैं ये चार्वाक दर्शन के प्रतिपादक हैं। कपिल जो हैं कपिल ये सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। उसके बाद उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो बादरायण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी। तो सबसे पहले अम्लीय वर्षा जो है यह 1972 में स्वीडन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, स्वीडन में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है, तो गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है फ्रेंड्स, और यह जो है राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर राजस्थान हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि कल से क्या हम लोग एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 जो है वो स्टार्ट करें, ठीक रहेगा। आप रिवीजन करना चाहते हैं तो बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पर जो भी एरर है उस बुक में मैं करेक्ट करके आपको आंसर बताऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर हम दूसरा सेट भी कवर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगर्भिक दृष्टि से कौन सी क्रम की चट्टानें प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा धारवाड़ क्रम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय मिट्टी में प्रायः किन दो तत्वों की कमी पाई जाती है जिससे कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम हो जाता है। तो किस तत्व की कमी पाई जाती है, तो ये मूलतः फास्फोरस और नाइट्रोजन की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। यही कारण है कि ये दोनों रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किसान भाइयों के द्वारा की जाती है हमारे, ठीक है, क्योंकि इनकी कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक करके रखती है, वह मिट्टी कौन सी है। नमी रोक करके रखती है, स्वतः जुताई योग्य मिट्टी मानी जाती है, यह है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें कपास की खेती होती है, इसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में पाया जाता है। इतनी सारी पॉइंट्स आपको याद रखना है। लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फनसड़ वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। फनसड़ वन्य जीव अभयारण्य मेलघाट, ये सभी जो हैं कहाँ पे हैं फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र राज्य में। मेलघाट भी आप याद रखेंगे महाराष्ट्र में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सी ऐसा राज्य है जिसमें कि जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है, यानी कि माइनस में रही है। तो यह राज्य है नागालैंड। नागालैंड में जो है ये कितना रहा था, तो -0.6% रहा था, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो रही थी, दशकीय मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर जो है ये मेघालय में रही थी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि यू आकार की घाटी किस प्रदेश में विकसित होती है। ये हम लोगों ने पिछले सेट में भी कवर किया हुआ था। इसका आंसर आप मुझे
कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। भारत में कृषि वर्ष माना जाता है, देखिए यहाँ से 3 प्रश्न मैं आपको कवर करवाऊंगा, पहले भी मैंने करवाया हुआ है। भारत में कृषि वर्ष जो माना जाता है यह 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो है, भारत में रिजर्व बैंक का जो भारत का रिजर्व बैंक है उसका लेखा वर्ष यह भी जो होता है 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक का ही होता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि वित्तीय वर्ष क्या कब होता है, तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का होता है। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बाली मेला परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। बाली मेला परियोजना जो है यह किस राज्य में अवस्थित है, तो फ्रेंड्स यह जो है उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में है, सिलेरू नदी पर, ठीक है, सिलेरू नदी पर है उड़ीसा में, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ बना रहूँगा, ये मेरा वादा है। और हमारे चैनल के माध्यम से फ्रेंड्स मैं आपको कोशिश करूँगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर में बिहार दरोगा में प्रश्न पूछे गए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज सभी प्रश्न को मैं एक जगह रख दूँ, ठीक है। जैसे हिस्ट्री का मैं एक जगह कर दूँ, पॉलिटी का एक जगह कर दूँ, साइंस का एक जगह कर दूँ, ज्योग्राफी का एक जगह कर दूँ, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर में ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है, तो देखिए मौलिक कर्तव्य जो नहीं है ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। देखिए स्मारकों की रक्षा करना और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना यह जो है यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और फ्रेंड्स ये जो आता है यह आता है आर्टिकल 49 के अंतर्गत में, ठीक है, 49 में है ये, तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अच्छा मौलिक कर्तव्य कितने हैं, टोटल 11 हैं। इसको जो है 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उसके द्वारा जो है संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A के अंतर्गत इसको रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है। तो वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य होता है कि अधिकतम संख्या का जो अधिकतम संख्या में लोग हैं उनका अधिकतम कल्याण हो सके। तो राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। देखिए यहाँ से क्या है कि भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। अब थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सी गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को 3 भागों में बांटा गया है। एक गांधीवादी सिद्धांत जो कि प्रश्न में आपसे पूछा गया है, दूसरा है समाजवादी सिद्धांत और तीसरा है बौद्धिक उदारता, ठीक है। तो गांधीवादी सिद्धांत में क्या क्या आता है, ग्राम पंचायत का गठन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा और ग्रामीण कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि भारतीय नागरिकों के लिए समान जो सिविल संहिता है ये सुरक्षित करना, ये आर्टिकल 44 में है, आपको पता है। और ये जो है ये गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, ये आता है बौद्धिक उदारता के सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है। तो 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 जो है गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधीन 1 अक्टूबर 1935 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में हुआ था। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में 1937 में हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधीन, लेकिन 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम न्यायालय के रूप में इसका गठन किया गया 28 जनवरी 1950 से, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर 1935 हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो फ्रेंड्स देखिए शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये सभी जो थे पहले राज्य सूची के विषय थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तो इनको जो है समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो मंत्रिपरिषद जो है यह विश्वास प्रस्ताव रख सकती है, ठीक है, विपक्ष रख सकता है अविश्वास प्रस्ताव पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। किसने कहा था, तो ये कहा था केटी शाह ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, केटी शाह ने, ध्यान रखेंगे। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं।
तो ये आर्टिकल कौन कौन से हैं? आर्टिकल 245 है और आर्टिकल 246 है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो ये दिया गया है भारत के संसद को, ठीक है। भारत के संसद के पास सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र, न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने, महाभियोग प्रक्रिया को लाने का अधिकार है संसद के पास। उसके बाद देखिएगा कि उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? उच्चतम न्यायालय से आर्टिकल 143 के तहत जो है राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, लेकिन यह परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति जो है बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैध शासन, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। केंद्र में पूछा गया है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? देखिए जहाँ कुछ मतलब इंपॉर्टेंट है, जहाँ कुछ समझना है, वहाँ मैं जोर दे करके प्रश्न पढ़ता हूँ, वहाँ मैं जोर दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ केंद्र में पूछा गया है, तो द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। वहीं अगर प्रांत पूछा जाता है कि प्रांत में कब किया गया, तो ये किया गया 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो बताइए किस प्रकार की? तो यह संसदनात्मक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। वहीं अगर संघात्मक पूछा जाता तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? इसके वृहद होने का कारण है कि भारत के संविधान में जो है विभिन्न देशों के संविधान के मुख्य प्रावधानों की समाविष्टि है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंचायत समिति के सदस्य जो हैं ये किस प्रकार से चुने जाते हैं? तो पंचायत समिति के सदस्य जो हैं ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी चुनाव भी होने वाला है अपने राज्य में। 40 नंबर देखिएगा कि भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है। अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी यह है भारत सरकार का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आर्टिकल 76 में जो है इसका वर्णन किया गया है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो आपको आसान प्रश्न है, बाघ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय और कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। देखिए व्यापार आदि के में क्या होता है, निर्यात आयात से कम हो जाता है, ये आपको बताना है कि सही है या गलत है। फिर देखिए व्यापार घाटा में क्या होता है, आयात निर्यात से कम होता है, बहुत ही आसान है। व्यापार अधिक में क्या होगा, निर्यात जो होगा ये आयात से ज़्यादा होगा, निर्यात जो होगा ये आयात से ज़्यादा होगा, ठीक है, आयात से ज़्यादा होगा। तो ये तो गलत दिया है, निर्यात आयात से कम थोड़ी होगा, ज़्यादा होगा। घाटा में क्या होता है, घाटा में सीधी सी बात है आयात जो है यह निर्यात से, आयात जो है यह निर्यात से अधिक हो जाएगा, निर्यात से अधिक हो जाएगा, तो यहाँ कम दिया गया है, ये भी गलत है। अच्छा व्यापार संतुलन अगर पूछा जाता तो आयात और निर्यात उसमें दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, निर्यात इक्वल टू आयात व्यापार संतुलन में, दोनों स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। तो राइट आंसर न तो 1 हो जाएगा और नहीं 2। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो शर्त हैं वो आपको बताने हैं। तो ये जो आवश्यक शर्त है, पहले तो उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, वह भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए और पिछले 3 वर्षों में उसकी सालाना जो शुद्ध संपत्ति है वह 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। तीनों जो है बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और राइट आंसर आपको इसमें से बताना है। तो देखिए ये अनर्जक परिसंपत्तियाँ यानी कि एनपीए को खरीदने का कार्य करती है, ये सही दिया गया है। ये भारत के संविधान से शक्तियाँ प्राप्त करती हैं, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बजटीय घाटा को परिभाषित करता है। तो बजटीय घाटा बराबर कुल आय माइनस कुल व्यय हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब है कि राजस्व प्राप्ति से अधिक जो है व्यय है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है। उसके बाद देखिएगा कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सबसे कम भारांश दिया गया है। तो सबसे कम भारांश जो है यह उर्वरक उत्पादन को इसमें से दिया गया, ठीक है, बाकी सभी को ज़्यादा है, तो उर्वरक हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या जारी करता है? तो ये करता है श्रम ब्यूरो। ठीक है, श्रम ब्यूरो, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व आर्थिक संभावना यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जो है आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? चारों ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये विश्व बैंक करता है। कौन करता है? विश्व बैंक समूह के द्वारा जो है यह जारी किया जाता है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापार संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल वस्तुओं के आयात और निर्यात में संतुलन हो। ई कुबेर क्या है? ई कुबेर क्या है? तो ई कुबेर आरबीआई का कोर बैंकिंग सुविधा है, जिसके अंतर्गत देश भर में अपनी सभी एकल चालू खाते को जोड़ने से सक्षम बनाता है। इसे 2012 से लागू किया गया है, 2012 से। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक की एक कोर बैंकिंग सुविधा। बस आपको इतना ही याद रखना है। बहुआयामी निर्धारता सूचकांक में सम्मिलित है, तो इसमें सम्मिलित क्या क्या होता है? तो इसमें सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन का स्तर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। 53 नंबर देखिएगा कि सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा होगा। इसका आंसर जरा मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मोरारजी देसाई ने कितने बार बजट पेश किया है और पी चिदम्बरम ने कितने बार पेश किया है? ये आप दोनों की संख्या कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नहीं जानते हैं तो इसके बारे में जानने की प्रयास करें। उसके बाद अगर बात करें तो अगर हम स्वतंत्र प्रभार के रूप में जो है वित्त मंत्री कौन बनी पहली? तो ये निर्मला सीतारमण जी बनी, ध्यान रखेंगे। अगर हम स्वतंत्र प्रभार की बात करें, ठीक है, वैसे पहले इंदिरा गांधी जी के पास था, लेकिन उनके पास जो है अतिरिक्त प्रभार था। क्लियर है? पहले प्रधानमंत्री थी, लेकिन अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया था वित्त मंत्रालय का, वो अपने पास रखी थी। लेकिन स्वतंत्र प्रभार से मंत्री बनी पहली निर्मला सीतारमण जी। चलिए, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सम्मिलित है, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रिजर्व ट्रेंच। तो 1, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और राइट आंसर बताना है। देखिए फ्रेंड्स, मौद्रिक नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। बताइए राइट है या गलत है? तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा, भारत में समस्त बैंकिंग कार्यकलापों के नियंत्रण, उसके बाद नियमन और निरीक्षण का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है, तो 1 और 2 दोनों सही दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 56 नंबर है कि भारत में विदेशी मुद्रा का कोषों का संरक्षक कौन करता है? तो ये कौन करता है बताइए? ये करता है रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ऑक्साइडों पर विचार करें और इनकी क्षारीय प्रकृति के और अवरोही क्रम के यानी कि घटते क्रम के अनुसार ऑक्साइडों का सही अनुक्रम आपको बताने हैं। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल जो है क्रम से दिया गया है, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम का ऑक्साइड और कॉपर का। तो ये राइट आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर इसका 1, 2, 3, 4 बिल्कुल क्रम से है। उसके बाद देखिएगा कि जब कोई पिंड किसी तल में किसी नियत अक्ष के प्रति घूर्णन करता है तब इसका कोणीय संवेग निम्नलिखित दिशा के साथ निर्देशित होता है। तो सही आंसर हो जाएगा घूर्णन अक्ष की दिशा में। ठीक है, घूर्णन अक्ष की दिशा के साथ जो है निर्देशित होता है। नियत आयतन पर, देखिए नियत आयतन है कांस्टेंट वॉल्यूम पर गैस की इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? तो ये जो मात्रा है इसको कहा जाता है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, चालक का प्रतिरोध होता है। चालक का प्रतिरोध जो है यह चालक की लंबाई के इसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। पदार्थ की प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। ठीक है, आपने देखा होगा L/A होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसका मात्रक जो है ये ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर के गुजरता है तब क्या होता है? तो जब भी यह कोई चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन जो है जब चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है?
राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चलती बस के अकस्मात रुक जाने पर यात्रियों पर आगे की ओर झुक जाता है, यात्री जो है आगे की ओर झुक जाते हैं, तो ये इसका कारण है यात्रियों का जड़त्व। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 4 किलो वाली एक बॉल जो है 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हुए 12 किलोग्राम किसी रुकी हुई अन्य बॉल से टकराता है, तो टकराने के पश्चात दोनों बॉल एक साथ चलती है, इसका अधिकतम वेग कितना होगा? बताइए इसका अधिकतम वेग जो है ये कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत से आप क्या करेंगे, पहले वस्तु का मान लीजिए m1 और u1, ठीक है, इसका वेग हो गया प्लस m2, फिर दूसरे वस्तु का u2, इनिशियल वेलोसिटी है ये, फिर क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर। अब यहाँ सबको पुट कर दीजिए। देखिए ये कितना है 4 किलोग्राम, इनिशियल इसका कितना है 8 मीटर पर सेकंड है, तो 4/8 कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। उसके बाद प्लस m2 और u2, m2 कितना दिया हुआ है इसका, तो m2 दिया हुआ है इसका देख लीजिए 12 किलोग्राम, लेकिन इनिशियल वेग इसका क्या है 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ 32 हो गया इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड वाला हम सॉल्व करेंगे, इसका कितना हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो है m1 v1 प्लस m2 v2, ये आपसे पूछा गया, तो 4 + 12 हो जाएगा, ठीक है, 4 किलो और इसका 12 किलो वजन है। और जो फाइनल वेलोसिटी है ये आप इसमें से कॉमन ले लेंगे, यहीं तो निकालना है फाइनल वाला, तो 4 प्लस आप कितना हो जाएगा 12, 16 भी हो जाएगा ये, ठीक है। इधर कितना आया था हमारा, इधर जो आया था वो 32 आया था, और इधर कितना हो जाएगा 4 + 12 16 भी हो जाएगा। v इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इधर जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो 16 दूना 32 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए Fe3O4 में आयरन निम्नलिखित संयोजकता प्रदर्शित करता है, तो ये करता है 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्व जनित त्वरण जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घूर्णन गति बढ़ने पर क्या होता है, तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है फ्रेंड्स इसका जो है कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, तो पृथ्वी के क्रस्ट में जो है ये ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मीथेन गैस बनती है, मीथेन गैस कैसे बनती है बताइए। मीथेन गैस जो है यह बनती है, तो मीथेन गैस जो है यह सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा हीरा और ग्रेफाइट में मुख्यतः अंतर क्या है, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्यतः अंतर क्या है, तो चतुष्फलकीय संरचना होती है हीरा की और ग्रेफाइट की षटकोणीय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये कार्बन के अपरूप है। उसके बाद देखिएगा कि कोशिका को 4 में फ्रेंड्स पीडीएफ मैं आपको अब 15 जो सेट है पूरा का पूरा टेलीग्राम पर दे दूंगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, सक्सेस केंद्रा टाइप करना है टेलीग्राम के में जा करके, और जहाँ 13 पॉइंट समथिंग या फिर 14 के सब्सक्राइबर हों सबसे ज़्यादा वहाँ आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर 71 के क्या हो जाएगा कि कोशिका को 4 अवयव में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो देखिए ये लवक जो है ना यह पौधों की कोशिका में पाया जाता है, यह जानवर की कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। हरित लवक जो है यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, यह पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो हीमोग्लोबिन जो है इसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा। 73 नंबर देखिए कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है, तो ये किया जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के द्वारा, यानी कि डीएनए के द्वारा। डीएनए की जो इकाई है वो जीन है, क्या है जीन है, और डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, तो 600 का 1/6 हो जाएगा, तो ये 100 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि आँख की अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, तो फ्रेंड्स ये क्या कहलाता है बताइए। आँख का अंदरूनी पीछे का जो पृष्ठ है ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है दृष्टिपटल, रेटिना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा रेटिना पर ही इमेज बनता है। सुक्रोज में होता है, तो सुक्रोज में क्या होता है, सुक्रोज में होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है, तो हाइपोथैलेमस है यह ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है यह अंतस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है,
ध्यान रखेंगे। हाइपोथैलेमस का और भी कार्य है, भूख प्यास ताप नियंत्रण, ठीक है, प्यार घृणा, ये सभी का केंद्र होता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार सूची जारी की गई है। यहाँ से हम लोग करंट अफेयर्स के सेक्शन को कवर करेंगे। इसमें भारत कौन सा स्थान पर है? तो भारत जो है चौथे स्थान पर है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और अगर बात करें कि सबसे ऊपर कौन सा है, तो सबसे ऊपर इस सूची में चीन है, फिर जापान है, स्विट्जरलैंड है, उसके बाद भारत है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान मनरेगा, यहाँ मनरेगा बना लीजिएगा, ठीक है, के तहत कौन सा राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश का पहला स्थान रहा? अच्छा, मनरेगा जो है इसका नाम पहले नरेगा था। मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 से जो है इसका नाम रखा गया। तो ये राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज कॉन्क्लेव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है पंचकुला में। पंचकुला कहाँ है? हरियाणा में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में IQ ईयर का ताज़ा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी, तो ये दिल्ली है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और दूसरा स्थान बांग्लादेश का जो ढाका है, यानी राजधानी है ढाका, वो है। और तीसरे स्थान पर मंगोलिया का जो उलन बटार शहर है। उसके बाद देखिएगा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कितने किलोमीटर की लंबाई वाली सड़क परियोजना को भारतमाला परियोजना के तहत आवंटित किया गया है? तो ये हो जाएगा 12,413 किलोमीटर, ठीक है। चलिए 12,413 किलोमीटर। और यह परियोजना है जो मुख्य रूप से आंतरिक आर्थिक गलियारों से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुरक्षा कवच युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? सुरक्षा कवच युद्धाभ्यास जो है फ्रेंड्स, यह भारतीय सेना तथा महाराष्ट्र पुलिस के बीच जो है आयोजित किया गया है पुणे में, ठीक है। राइट आंसर पुणे हो जाएगा। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को, ध्यान रखेंगे। किस राज्य ने अपने बजट में मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये कौन सा राज्य है? यह है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तेलंगाना के जो वित्त मंत्री थे हरीश राव, इन्होंने ही 1000 करोड़ का मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो सही आंसर जो है ये हो जाएगा यूरोपीय आयोग के द्वारा। किस राज्य के किसानों ने फ्रूट केक अभियान की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया है महाराष्ट्र की सरकार ने, ठीक है। फ्रूट केक जो है ग्रामीण फल उत्पादकों ने जो है यह अभियान शुरू किया है, जिससे क्या है कि लॉकडाउन के दौरान जो फलों की आपूर्ति कम होने से एक विकल्प के रूप में आय का स्रोत बनाया गया है। उसके बाद देखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन, तो इसका उद्घाटन जो है किसने किया था? तो ये स्टेडियम जो है ये अहमदाबाद में है। और रामनाथ कोविंद जी जो भारत के भी राष्ट्रपति हैं, इन्होंने जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किया था। तो कब किया गया था? 24 फरवरी 2021 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब, तो जितने भी अभी ग्रैंड स्लैम हुए हैं सभी के विजेता पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच ही रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 14वें सत्र के लिए हुए नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस हैं, ठीक है। इनको राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। उसके बाद देखिए उड़ीसा में बन रहे देश के सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का नामकरण किस विभूति के नाम पर रखा गया है? किन के नाम पर? तो ये रखा गया बिरसा मुंडा के नाम पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जारी, अच्छा ये उड़ीसा के किस शहर में बनाया गया है? जरा आप शहर का नाम बताइएगा। देखिए हाल ही में जारी एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में भारत कौन सा स्थान पर है? तो भारत जो है चौथे स्थान पर है, ठीक है। प्रथम 3 जो है वो कौन कौन से? दक्षिण अफ्रीका है, दूसरा स्थान पर थाईलैंड है, तीसरा स्थान पर अमेरिका है। चलिए नेक्स्ट, और सबसे सुरक्षित जो है इस सूची में किसका सड़क माना गया है? सबसे सुरक्षित जो माना गया है वो माना गया है नॉर्वे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत किस पायदान पर रहा? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है यह जारी कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। भारत जो है टोटल 149 देशों की सूची में 139वां स्थान पर रहा। सबसे जो खुशहाल देश है वो फिनलैंड है। उसके बाद देखिए किस राज्य में ग्राम उजाला नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो फ्रेंड्स यह कार्यक्रम जो है यह ग्राम उजाला कार्यक्रम, इसकी शुरुआत बिहार के आरा शहर से शुरू किया गया। यह योजना LED बल्ब के वितरण से संबंधित है। बिहार हो जाएगा।
हाल ही में T20 में 9,000 रन पूरा करने वाले विराट कोहली के बाद दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा, ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला है, यानी कि प्रथम स्थान मिला है? यह राज्य जो है यह मध्य प्रदेश है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में बायोडीजल को डोर टू डोर सप्लाई करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह राज्य जो बना है यह राजस्थान बन गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 98 नंबर देख लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर इसका 2400 हो जाएगा। ठीक है, PDF टेलीग्राम पर मिलेगा आपको, सभी सेट का एक ही बार मैं दे दूंगा। एक व्यापारिक कुल सामान को देखिए आंसर मैं बता देता हूँ 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये 184.8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 100 नंबर का करेक्ट आंसर जो है यह 7:3 हो जाएगा। फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।